हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम न्यूटन गुरु 1991 पर। मैं सुरेंद्र मोहन गुप्ता, आप जानते ही हैं। 11th अकाउंट्स जो एक नया सब्जेक्ट 11th में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है। आज मैं चैप्टर 1 बिल्कुल बेसिक थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं 100% या ये कह सकते हैं कि मोर देन 100% श्योर हूँ कि जब आप इस वीडियो को सुनेंगे एक बार दो बार तो आपको कोई चैप्टर और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको सुन सुन के आराम से थ्योरी को याद करेंगे। क्योंकि आपको ये बता दूं मैं पहले ही, अकाउंट्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लेकिन शुरू में 3-4 चैप्टर तो पूरे थैला भर के थ्योरी हैं ही, उसके बाद 10-15% हर चैप्टर के अंदर थ्योरी आएगी। लेकिन जब तक हम इन 4 चैप्टर्स को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, अपने जहन के अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक आगे का न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो बोर नहीं होना है, बड़े मज़े मज़े में आज हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 की थ्योरी को बार बार इसको सुनते रहना, अच्छी तरह से याद हो जाएगी। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है ना 11th के अंदर, तो टीचर जो है 30-40% थ्योरी डालता है। यानी अगर मान लो 80 मार्क्स का पेपर है तो मिनिमम 24 नंबर के आसपास की थ्योरी, 25-30, कोई अपने अपने टीचर्स की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, थ्योरी डाली जाती है। लेकिन आजकल बड़ी थ्योरी कम आने लगी है। जब से ये 1 मार्कर MCQs फिलिप्स का ज़माना आ गया है तो ये 1 मार्कर थ्योरी कम आती है। लेकिन बड़ी थ्योरी समझेंगे तभी तो 1 मार्कर अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं आज ये चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए कि आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और बार बार देखिए, ताकि आपको ये चैप्टर रट जाए, बिल्कुल याद हो जाए। टीचर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको आता होना चाहिए। ठीक है जी। बाकी इसके नोट्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के भी जो हमारे चैनल हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर ये सब्जेक्ट बना क्यों। आखिर ये सब्जेक्ट बना क्यों? तो भाई, हर ह्यूमन बीइंग की जो मेमोरी होती है ना, वो लिमिटेड होती है। हमारी आदत होती है कि हम धीरे धीरे बातें भूल जाते हैं। तो उसी तरह से एक बिजनेसमैन जो होता है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, वो अपने बिजनेस में लेन देन करता है, ट्रांजैक्शंस करता है। ट्रांजैक्शंस, लेन देन, लेना देना, गिव एंड टेक। कभी किसी को सामान बेच रहा है, कभी किसी से सामान खरीद रहा है, कभी किसी को पैसे दे रहा है, कभी किसी से पैसे ले रहा है। तो मतलब इस तरह से मामला चलता रहता है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो मान लो, ज्यादा नहीं, एक दिन में मान लो ये बंदा हमारा 20 ट्रांजैक्शंस करता है। 20 ट्रांजैक्शंस करता है। ठीक है जी। और अगर 30 दिन है एक हफ्ते में, एक महीने में, एक हफ्ते में कब से होने लग गया, एक महीने में अगर 30 दिन है तो टोटल 600 ट्रांजैक्शंस हो गई। तो क्या आप किसी भी कंपनी के बादाम खा लो, किसी भी कंपनी के, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप ये सारी ट्रांजैक्शंस याद रख सको? नहीं है ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ये सारी ट्रांजैक्शंस याद रख सको। तो आप इसको क्या करोगे? लिखोगे। तो ये लिखना कौन सिखाएगा? ये सब्जेक्ट सिखाएगा। तो कितना लाइव सब्जेक्ट हो गया हमारा। हमारे आसपास हर बंदा ही तो पैसे कमा रहा है, हमारे आसपास हर बंदा ही तो ट्रांजैक्शंस कर रहा है, हमारे आसपास हर बंदा ही तो लेन देन कर रहा है। तो वो चाहता है कि मैं उस लेन देन को लिख लूं। तो लिखना ये सिखाएगा। और दूसरा, बेटा, ये बिजनेसमैन सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ क्यों कर रहा है, मेहनत क्यों कर रहा है? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना कौन सिखाएगा? अकाउंट सिखाएगा। तो आज के बाद अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट क्यों बना, बताइए भाई। तो अकाउंट्स के सब्जेक्ट के बनने के 2 कारण हैं। पर्पस ऑफ सब्जेक्ट बता रहा हूं, अकाउंट्स में क्या पढ़ना अभी शुरू करने वाले हैं, लेकिन सब्जेक्ट क्यों बना ये बता रहा हूं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया
टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाली जाती हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस को लिखना और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना अकाउंट सिखाता है। ठीक है जी। अब अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, मैं अकाउंट्स का मीनिंग, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कह लो या अकाउंटिंग का मीनिंग कह लो, वो लिखवाने वाला हूं। तो पहले मेरे साथ लिखिए और फिर उसके बाद मैं एक एक चीज को समझाऊंगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying, summarizing, पहले क्या है, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। पहले मैं इसका मीनिंग लिखवा रहा हूं, फिर तोड़ तोड़ के, बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ तोड़ के मैं आपको समझाऊंगा। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि अगर आप पूरा रटोगे ना तो बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा। इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are at least of फाइनेंशियल नेचर इन पार्ट, मतलब विच आर एट लीस्ट इन पार्ट, इन पार्ट एट लीस्ट, इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड देन interpretation of results thereof। अब समझिए, मेरे को ध्यान से देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ये जो मैंने मीनिंग लिखा है इसका आखिर मतलब क्या बनता है। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को लिखना है, रिकॉर्ड करना है, उसके बाद क्लासिफाई करना है। रिकॉर्ड का मतलब होता है लिखना, क्लासिफाई का मतलब होता है अलग अलग लिखना, मतलब नेचर वाइज अलग अलग लिखना। जिन ट्रांजैक्शन में पैसे आ रहे हैं उनको अलग लिखना, जिनमें पैसे जा रहे हैं उनको अलग लिखना, परचेज वाली ट्रांजैक्शंस को अलग लिखना, सेल वाली ट्रांजैक्शंस को अलग लिखना, राम वाली ट्रांजैक्शंस को अलग लिखना, श्याम वाली ट्रांजैक्शंस को अलग लिखना, मैथ्स का रजिस्टर अलग बनाना, सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर बनाना, फिजिक्स का अलग बनाना, केमिस्ट्री का अलग बनाना, अकाउंट्स का अलग बनाना, इकोनॉमिक्स का अलग बनाना, केला मतलब बनाना तो हर ट्रांजैक्शंस को अलग अलग लिखना, क्लासिफिकेशन। उसके बाद समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब होता है समरी, मतलब आपने पूरे महीने में कितने कितने एक्सपेंस करे सबका टोटल कर लीजिए जी, उसको लिख लीजिए। आपने पूरे महीने में कहाँ कहाँ से कमाया उसका टोटल करिए, लिख लीजिए जी। आपको राम से पूरे महीने में कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ से मिले, लिख लीजिए जी। आपको श्याम से पूरे महीने में कहाँ कहाँ से कितने कितने पैसे मिले, लिख लीजिए जी। उसको समराइजेशन बोलते हैं। और वो समराइजेशन करने के बाद आपको जो लिखना है वो लिखना है इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब है जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह से लिखना है। और मेरे को किसने बताया? सीए इंस्टीट्यूट ने। हमारा जो अकाउंट्स का जो सिलेबस है देखभाल जो करता है
हमारा जो गार्जियन है अकाउंट्स का वो कौन है, वो है सीए इंस्टीट्यूट। अब सीए इंस्टीट्यूट ने जो तरीका बताया भाई इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, तो वैसे ही लिखना है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, सर मैं तो लिख रहा हूं ऐसे लिख रहा हूं, मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं, राइट साइड पे लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं, पेज के आखिर में लिख रहा हूं। नहीं भाई, ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी, नहीं भाई। तो जैसा सीए इंस्टीट्यूट बताएगा उसी तरीके से आपको लिखना है, तो उसको बोलते हैं इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। और क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब सीए इंस्टीट्यूट ने बता तो दिया कि कैसे लिखना है, लेकिन उसको कैसे लिखना है, इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मैथ्स में अगर हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हैं तो हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, इन टर्म्स ऑफ मीटर। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं तो हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल, डिग्रीज। तो उसी तरह से अकाउंट्स को जो हमने रिकॉर्ड करना है इन सिग्निफिकेंट मैनर, तो वो कैसे करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की टर्म्स में लिखना है, 500 रुपए, 700 रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, इन टर्म्स ऑफ मनी लिखना है। और क्या लिखना है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये लिखना है। ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन, जो भी लेन देन आप कर रहे हैं, आपने 100 रुपए का नोट दुकानदार को दिया और एक रजिस्टर आपने ले लिया, वो लेन देन है, उसको लिखना है। और इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन का, उस लेन देन का क्या रिजल्ट निकला। भाई दुकानदार ने 100 रुपए का रजिस्टर आपको 100 रुपए में थोड़े दिया होगा, वो हो सकता है कि 80 रुपए का खरीद के लाया हो। किसी की कमाई पर क्यों नजर रखें, 80 रुपए का खरीद के लाया हो तो वो 20 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट क्या है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट। और ये सारी चीजें फाइनेंशियल होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। यानी जैसे मैं यहाँ पे 11th क्लास को पढ़ाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, न्यूटन कॉलेज इसका नाम है, सेक्टर 3 रोहिणी में है, वो मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ। घर कैसे चलेगा, तो समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे ले रहा हूँ, है ना। तो वो मेरी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है। मान लो मेरा बेटा भी क्लास 11th में है और मैं उसको घर पे पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए तो फीस नहीं लूँगा ना, घर से बहुत सुनना पड़ेगा, तो उससे मैं फीस नहीं लूँगा, तो वो फाइनेंशियल नेचर नहीं है। अगर एक लेडी घर पर खाना बनाती है तो वो पैसे नहीं ले रही, तो वो फाइनेंशियल नेचर नहीं है। लेकिन वही लेडी कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाती है जिसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं उन्हीं को लिखना है, इन टर्म्स ऑफ मनी लिखना है। और किस तरह से लिखना है, सिग्निफिकेंट मैनर, जैसा मैं बताऊंगा, जैसा मेरे को बताया गया उस तरह से लिखना। और लास्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स मतलब जो रिजल्ट अब आपका निकल आया है, मतलब इतना सारा लिखने के बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कहां कहां से सेल परचेज, अब आपने उनको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, और इंटरप्रेट करके फिर उसको सब काम खत्म कर देना, कम्युनिकेट करना है, वो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको। तो कहने का मतलब, अगर आपको कोई कहे कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग याद करिए, तो आप ये याद कर लीजिए। कैसे, सबसे पहले आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, तीसरा नंबर समराइजेशन। और ये भाई लिखना कैसे है, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, जैसा सर बताएंगे, सुरेंद्र सर बताएंगे वैसा लिखना है, जैसा कि बुक्स में दिया गया है, वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। किस तरह से लिखें, इन टर्म्स ऑफ मनी लिखें, क्या लिखें, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स लिखें, कौन सी लिखें, फाइनेंशियल नेचर वाली लिखें, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स करें। ठीक है जी, तो ये हमारा मीनिंग हो गया है। आगे चलते हैं स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। दूसरा हमारा है ये मैं क्वेश्चन वाइज करवा रहा हूँ, नोट्स भी आपको मैं क्वेश्चन वाइज इसी तरह से दूंगा, वो मेरे को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं उनके पास तो है ही हैं, उनको तो प्रिंटेड फॉर्म में मिला है, फिर भी मिल जाएगा। दूसरा लिखिए, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग, मैंने मीनिंग तो बता दिया, लेकिन फिर भी शुरुआत कहां से होती है
अब आपने देखा भाई कि कोहली जो है वो चौका मार रहा है, छक्का मार रहा है, वो अलग बात है कि 2-3 साल से नहीं मारा, लेकिन कोहली अगर अच्छा खेल रहा है तो उसकी शुरुआत सिर्फ डायरेक्ट खेलने से भी नहीं, पहले प्रिपरेशन भी होती है यार, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद वो जाके प्लेयर बनता है। तो वहीं यहाँ पर बात आ गई स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने बहुत ही बढ़िया एक स्लैंग बोलते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड है, मैंने भी सुना था, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं स्लैंग। तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया स्लैंग बनाया हुआ है, सुनिए वो क्या स्लैंग है। वो है IMRC SAC, जैसे कोई ना, आप कौन है, IMRC SAC, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले देखिए, आई मतलब आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब पहले पता लगाओ ये जो ट्रांजैक्शन की गई है ये पैसा कमाने के लिए की गई है या फ्री में की गई। जैसे मैंने बताया ना कि जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो फीस ले रहा हूं, तो फीस लेने के लिए की गई है, पैसा कमाने के लिए की गई है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। घर में पढ़ा रहा हूं तो फ्री पढ़ा रहा हूं, तो वो मेरी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। उसके बाद उसको M फॉर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, तो पैसे के लिए की गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं की गई, सर कोई दान नहीं कर रहे, डोनेट नहीं कर रहे, घर कैसे चलेगा, गुरुद्वारे जाऊंगा क्या, नहीं जाऊंगा, तो पैसा तो भाई यहीं से कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए की गई है। फिर देखिए कितना पैसा ले रहे हैं सर, 2000 फीस ले रहे हैं, 4000 फीस ले रहे हैं, कितना पैसा इन्वॉल्व है पता चल गया। अब उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, R फॉर रिकॉर्डिंग। तो ये जो R फॉर रिकॉर्डिंग है ये तो है इंग्लिश का वर्ड। अगर मैं इसमें अकाउंट्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, तो उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे अभी। तो इंग्लिश में वर्ड है रिकॉर्डिंग और अकाउंट्स का वर्ड है जर्नल एंट्री। चलिए ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड हो गई, जर्नल एंट्री पहुंच गई। C फॉर क्लासिफिकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया उसको नेचर वाइज अलग अलग कर दीजिए। मैथ्स का काम अलग, अकाउंट्स का काम अलग, इकोनॉमिक्स का काम अलग, मैथ्स का काम अलग, अकाउंट्स का काम अलग, इकोनॉमिक्स का काम अलग। ये क्या है, क्लासिफिकेशन। नेचर वाइज अलग अलग कर दीजिए, इंग्लिश का वर्ड है, और अकाउंट्स में इसका नाम है लेजर। फिर S फॉर समराइजेशन, समरी बनाइए। समरी बनाने में 2 चीजें आती हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको। ट्रायल बैलेंस, आखिर ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस मतलब इसमें बैलेंस ऑफ ऑल आइटम्स लिखे जाते हैं। बैलेंस ऑफ ऑल आइटम, जैसे मैं बता रहा था ना कि भी पूरे महीने में आपने कितना कितना खर्चा किया, उस खर्चे का टोटल यहां लिखना है। पूरे महीने में कहां कहां कमापन अपने कमाया, उसका टोटल यहां लिखना है। पूरे महीने में राम से कितने 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 पैसे मिले, उसका टोटल यहां लिखना है। बैलेंस लिखना है उसका, बैलेंस ऑफ ऑल आइटम्स। उसके बाद हमने बनाना है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 2 होती हैं, एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपने पूरे साल में कितना कितना कमाया, कितना गवाया, और आज आपके हाथ में कितना आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये बताया जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी कितनी है,
प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं ना, जैसे इंस्टीट्यूट में, मेरे इंस्टीट्यूट में डेस्क कितने हैं, एसी कितने हैं, पंखे कितने हैं, बिल्डिंग क्या है, फ़ोन कितने हैं, सब कुछ जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, जिसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं एसेट। और अगर मैंने कुछ उधार लिया हुआ है मतलब लाइबिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस शीट में आती हैं। तो दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, एक तो जो कि मैंने कितना कमाया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और एक मेरे पास कितनी असेट और कितनी लायबिलिटी है, मेरी अपनी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना मेरा उधार है। तो ये सब चीज़ें समराइजेशन में आती। कितना देखिए डिफ़िकल्ट काम है, कितना स्पेशलाइज्ड काम है समराइजेशन करना। उसके बाद ए फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। मतलब पहले आप रिजल्ट निकालिए, उसके बाद उसको एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। अब इसका देखिए क्या मतलब है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, अभी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे एक स्टूडेंट है ए और एक है स्टूडेंट बी, ये दो स्टूडेंट हैं, ठीक है जी। इसके जो मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट ए के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 35, इसके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 55, 35 और 55, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा स्टूडेंट अच्छा होगा, तो कई स्टूडेंट एकदम से झट से बोलेंगे सर स्टूडेंट भी अच्छा है। लेकिन रुकिए भाई, ऐसे कैसे, पहले ये तो देखिए कि इसके मार्क्स हैं कितने में से, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। हो सकता है कि इसके मार्क्स 50 में से हो, इसके मार्क्स 100 में से हो, फिर आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कि सिर्फ रिजल्ट पे मत जाइए कि ये कंपनी 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रही है, वो कंपनी 15 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रही है तो 15 वाली अच्छी है। नहीं, ये भी तो देखिए उसने कैपिटल कितनी लगाई थी, उसकी सेल कितनी है, उसका प्रोडक्ट क्या है, कौन सी क्षेत्र में काम करती है, क्या बनाती है, क्या बेचती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जरूरी है कि सिर्फ रिजल्ट पर नहीं जाना है, उसको एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना है। ये देखिए एनालाइज एंड इंटरप्रेट। उसके बाद सी का मतलब है कम्युनिकेशन रिजल्ट्स to various parties linked with the business। लिंक्ड विद द बिजनेस मतलब बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस के साथ में लिंक होते हैं, तो उनको रिजल्ट बताना, कम्युनिकेट करना। अब ये बात समझ में नहीं आई, मैं क्यों बताऊं, मैं कितने बच्चे पढ़ाता हूं, कितना कमाता हूं, नजर लगाएगी ना। तो भाई छोटे मोटे बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो चीज़ों को छुपा के रखते हैं, क्यों बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज की, टाटा है, रिलायंस है, एयरटेल है। इन कंपनियों के अंदर जो पैसा लगा होता है ना, वो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। शेयर्स खरीदते हैं लोग, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो जब पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो आप पब्लिक को अट्रैक्ट कैसे करोगे, अगर सारी बात अपने दिल में छुपा के रखोगे, पब्लिक कैसे अट्रैक्ट हो। तो ये लोग हर 3 महीने बाद, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, अपने रिजल्ट्स न्यूज़पेपर में बाकायदा प्रिंट करते हैं, और इनकी तो हर छोटी घटना ये बताते हैं। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे कि टाटा ने, हीरो ने, कितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल बेचती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, चाहे वो कार हो, 1 तारीख को ही, अभी 1 जुलाई गई है, 1 जुलाई को ही पूरे जून में कितना सामान बेचा उसका रिजल्ट आ जाता। जो हीरो मोटर कॉर्प है, हीरो कंपनी, उसने लगभग 4,84,000 4,84,000 व्हीकल बेच दिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कुछ ऐसे बेचे। मतलब हर कंपनी 1 तारीख को बता रही है कि मैं कितनी सेल कर रही हूं, क्योंकि दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक सो दैट दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी। तो ये कम्युनिकेट करते हैं ताकि बाद में कोई ये ना कहे यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। तो IMRC SAC आ गया समझ में,
ये है स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। पहले आइडेंटिफाई करिए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती क्या है। अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसे के लिए की गई है, तो देखिए उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है। चलो ये भी पता चल गया। उसके बाद उसको लिखिए, क्लासिफाई करिए नेचर वाइज, क्लासिफाई करिए नेचर वाइज। ठीक है जी, ये जी, एक मिनट भाई, एक मिनट, क्लासिफाई करिए नेचर वाइज। अब जब क्लासिफाई भी हो गया, उसके बाद उसको समराइज करिए। समराइज मेन काम है। देखिए ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जिसमें सभी आइटम्स का बैलेंस लिखना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी होगी, लायबिलिटीज होंगी, और उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करके सबको बता दो, ताकि अब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव आ जाए, एडवांटेज आ जाए, पर्पस आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, पर्पस आ जाए, एडवांटेज आ जाए, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। वो क्या बात है वो सुनिए। ऑब्जेक्टिव, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होते हैं, मैंने बताया ना लेन देन, तो जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होते हैं, उन सभी को सिस्टमैटिकली, सिग्निफिकेंट मैनर, याद है ना, सिग्निफिकेंट मैनर, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। उसके बाद दूसरे नंबर पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करना, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करना कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सुबह बस नहा धो के निकल जाते हैं, साबुन भी ख़राब करते हैं, पानी भी ख़राब करते हैं, और शाम को आ जाते हैं और एसी में सो जाते हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है भाई। इस तरह से। तीसरा है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, बिजनेस, कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है हाउ मच वी आर एबल टू रीपे अवर लायबिलिटीज। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हाउ मच वी आर एबल टू रीपे अवर लायबिलिटीज, मतलब उधार। मतलब मैंने अगर किसी बंदे से उधार ले लिया और उसको प्रॉमिस किया, भाई तेरे को ये 500 रुपये जो मैं उधार ले रहा हूं ना, 2 दिन बाद वापस कर दूंगा, ये जो 2 लाख रुपए ले रहा हूं ना, इसको 4 महीने बाद वापस कर दूंगा, तो क्या मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। प्रॉमिस, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये जो मैंने उधार लिया है उसको मैं समय पर वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये अकाउंट्स बनाने से पता चलती है। 2 तरह की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। यानी अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि तेरा पैसा 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा, वापस कर दूंगा, तो मतलब मेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है। अगर मैं किसी को प्रॉमिस करता हूं कि आई विल पे फॉर आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, मतलब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म।
तो दो तरह की फाइनेंशियल पोजीशन होती है और दोनों तरह की फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट्स बनाने से पता चलती है। ये मैं अभी आगे चैप्टर बताऊंगा। उसके अंदर असेट्स की बात होती है, अभी सेकंड चैप्टर में ही आ जाएगा। कई तरह की असेट्स होती हैं, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, तो उसी हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस आ जाती हैं। एंड द फोर्थ वन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to various parties, to provide information to various parties। जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि जब हम रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसके बाद अपने पास नहीं रखते, उसको पब्लिक को बताते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं, ये भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बल्कि अभी तो चौथे पांचवें क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के साथ लिंक में होते हैं। उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बिजनेस से चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन ये अकाउंट्स प्रोवाइड करता है। तो मेन ये 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, दूसरा प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन, तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलना, चौथा एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद सब लोगों को बता दीजिए, खुले में बताइए, कोई घबराने की बात नहीं है। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, जिसको कि हम बोलते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो मैंने अभी आपको स्टेप्स ऑफ अकाउंट्स समझाए। क्या समझाए? स्टेप्स ऑफ अकाउंट, है ना। IMRC SAC, IMRC SAC। तो अब ये जो बुक कीपिंग है उसके अंदर केवल IMRC आता है और अकाउंटिंग के अंदर आता है IMRC प्लस SAC भी आता है। यानी कहने का मतलब IMRC समझ गए ना, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उनको मनी में मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफिकेशन। मतलब इट रिक्वायर्स सिंपल नॉलेज, सिंपल नॉलेज चाहिए और इसके अंदर बेहद गूढ़ी नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तभी तो आप सारा काम कर पाएंगे। तो ये एक क्लरिकल जॉब है, ये क्लरिकल जॉब है और ये क्या है? ऑफिसर जॉब। ये एक स्टार्टिंग जॉब है, प्राइमरी जॉब है, यानी स्टार्टिंग। जैसे आपके स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक एक सेक्शन होता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्शन। तो ये प्राइमरी जॉब है, प्राइमरी। और ये क्या है? इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। और ये कहां से स्टार्ट होती है? वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यानी जब ये बंदे अपने हाथ खड़ा कर लेते हैं, भाई अब हमारे हाथ में नहीं है, आप करिए, तब ये काम स्टार्ट होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब एक और बिल्कुल एक वर्ड ऐसे लिखूंगा, उससे आपकी बिल्कुल नॉलेज क्लियर हो जाएगी। यानी ये जो काम कर रहा है वो बंदा होता है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट। और ये जो बंदा होता है उसको हम सब लोग जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ गया ना? 4 से 5 साल सन्यासियों वाली पढ़ाई, ना क्रिकेट मैच, ना भाई की शादी। 4 से 5 साल पढ़कर फिर ऑफिस जाना शुरू करना, तो मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी अगर मैं साइंस की बात करूं, ये साइंस का डॉक्टर, मतलब कॉमर्स का डॉक्टर, साइंस का डॉक्टर जो कॉमर्स का डॉक्टर, तो सब कुछ आता है, चीट फाट भी कर लेगा, ऑपरेशन भी कर लेगा, दिल निकाल के किसी और का डाल देगा ऐसे करके। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए अकाउंटिंग। और ये अकाउंटेंट है, 4 से 5 महीने का कोर्स करिए छोटा मोटा,
सिर्फ 4 से 5 महीने का छोटा मोटा कोर्स करिए, ऑफिस जाना शुरू कर दीजिए और पैसा कमाना शुरू करिए, लेकिन 10, 12, 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कंपाउंडर है ये, साइंस वालों का कंपाउंडर। डॉक्टर कंपाउंडर, अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट। सिंपल नॉलेज, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज, सिंपल नॉलेज, बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज। IMRC, इसमें SSC भी आएगा। तो ये हो गया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है। ठीक है जी, ये भी बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। सारी थ्योरी आज याद होती जा रही है, सुनते जा रहे हैं और थ्योरी याद होती जा रही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कितने हो गए? पहले था मीनिंग या डेफिनेशन, दूसरा क्या था? स्टेप्स, तीसरा क्या था? ऑब्जेक्टिव, चौथा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, और पांचवा है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब ईच ट्रांजैक्शन हैज at least a double effect if one item increase, other may increase या decrease। आज से काफ़ी साल पहले, 50-60 साल पहले भी आप ये कह सकते हैं बात को, उस समय सिंगल एंट्री सिस्टम चला करता था। मतलब छोटे मोटे बिजनेस होते थे, पूरे महीने में हो सकता है कि 2-3 ट्रांजैक्शन होती होंगी, और वो भी लोकल ट्रांजैक्शन, मतलब गांव की गांव में, छोटे मोटे शहरों में ट्रांजैक्शंस होती थी। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस मैंने सामान बेचा, भाई बेच दिया, कैश मिला, कैश आ गया, उधार मिला तो उसका नाम लिख लिया, बस इतना ही चलता था। लेकिन अब वो सारी जगह से हट चुका है। हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो भी डबल एंट्री सिस्टम को मानता है। मतलब हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 जगह इफेक्ट जरूर पड़ता है। मैंने दुकानदार को 100 रुपये दिए तो मेरी जेब से 100 रुपये चले गए, कैश कम हो गया, और मेरे बैग में रजिस्टर आ गया, मेरे पास से स्टेशनरी इंक्रीज हो गई, 2 जगह इफेक्ट हो गए। कोई भी ट्रांजैक्शन आप सोचिए, इसलिए तो ट्रांजैक्शन को बोलते हैं लेन देन। इसलिए तो ट्रांजैक्शन को मतलब क्या है? लेन देन, लेना देना, गिव एंड टेक, आना जाना। तो हर ट्रांजैक्शन का डबल एंट्री सिस्टम पड़ता है। इसीलिए जो आपका बुक का जो कवर है ना, अगर आप अपनी बुक का कवर देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है डबल एंट्री, फिर लिखा है बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 2022 ये ध्यान रखना, 2022। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डबल एंट्री इसलिए लिखा है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है, और बुक कीपिंग इसलिए क्योंकि आपको भी सिर्फ सिंपल नॉलेज दी जा रही है। मत सोचना कि मैं 11th क्लास की बुक उठा के जा रहा हूँ और CA बनने जा रहा हूँ। नहीं भाई, अभी आप CA बनने नहीं जा रहे हैं, अभी आप सिर्फ नॉर्मल नॉलेज, जनरल नॉलेज लेने जा रहे हैं, सिंपल नॉलेज लेने जा रहे हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब इसमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो पैसे से रिलेटेड हैं, जो कि पैसा कमाने के लिए की गई हैं। बात आई समझ में? तो ये हमारे आज 4-5 क्वेश्चन हो गए। अभी हम रुक नहीं रहे हैं, फिक्र ना करिए, क्योंकि थ्योरी बहुत है, फिक्र ना करिए, थ्योरी बहुत है, पर समझाने वाले सुरेंद्र सर हैं, इसलिए घबराना नहीं है। तो ये हमारे आज 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फिलहाल हम इसको अभी यहीं पर रोकते हैं, फिर सेकेंड पार्ट के अंदर हम इसको करेंगे। सेकेंड पार्ट, वैसे तो अभी टाइम कम ही हुआ है, सेकेंड पार्ट के अंदर इसको करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, फिर आ गए सुरेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम न्यूटन गुरु 1991। अब तो आपने चैप्टर 1 की थ्योरी आधे से ज़्यादा पढ़ ली है। आज मैं रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करने वाला हूँ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे को लगता है कि आपने 1-2 बार उसको सुना होगा और वो आपको काफ़ी हद तक याद होगी। आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब लाइक कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जो नई नई वीडियोज़, नए नए थ्योरी पोर्शन और जो भी सब्जेक्ट मैटर मैं पेश करूं,
वो आपको मिलता रहे। समय समय पर बताने की जरूरत ना पड़े, अपने आप ही बेल बटन दबाइए और वो आपको पता चल जाएगा भी किस तरह से क्या करना है। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन कौन लोग पसंद करते हैं। आप तो पसंद करते ही हैं क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए। अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग के बारे में, आपको ध्यान होगा अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था, फिर मैंने स्टेप्स बताए थे, स्टेप्स का एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताया था याद करने का, अगर आपको याद हो। IMRC SAC, IMRC SAC, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, R मतलब रिकॉर्डिंग, C मतलब क्लासिफिकेशन, S मतलब समराइजेशन जिसके अंदर हमने सीखा था ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर हमने सीखा था बैलेंस शीट। उसके बाद A का मतलब था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद लास्ट में था कम्युनिकेट टू द वेरियस यूजर्स। फिर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पड़ा। और अब आप ये देखिए अकाउंटेंसी भी एक कंसेप्ट होता है। कई बार बच्चे मेरे से बात करते हैं कि सर अकाउंटेंसी के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में आ जाता है, लेकिन अकाउंटेंसी के बारे में बताना चाहूँगा। अकाउंटेंसी इज ए कंसेप्ट, अकाउंटेंसी इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, अकाउंटेंसी इज ए सेट ऑफ रूल्स पॉलिसीज जिसके अंदर की अकाउंट्स बनाना सिखाया जाता है। मतलब वो सारा प्रोसीजर है जो कि आपको बताता है कि हाउ टू प्रिपेयर द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, ये सब चीज़ें करनी है। यानी अकाउंटिंग को कौन ट्रेंड करता है? अकाउंटेंसी ट्रेंड करता है। अकाउंटिंग को ट्रेंड कौन करता है कि तुमने कैसे क्या करना है? वो अकाउंटेंसी ट्रेंड करता है। अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हमारी जो अकाउंट्स की ब्रांचेज हैं, अकाउंट्स की ब्रांचेज एक तो फाइनेंशियल अकाउंट हो गई, एक कॉस्ट अकाउंटिंग और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ही हमारी अकाउंट्स की ब्रांचेज है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है इतना सारा पढ़ने के बाद वो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन कौन से लोग, कौन कौन सी पार्टीज पसंद करती हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओनर, मतलब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्यों वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के फेवर में। तो सबसे पहले ओनर। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एक चार्ट पहले से तैयार करके रखा हुआ है क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, आप डायरेक्ट देख सके। इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब अगर आप ये याद कर लेंगे और ये मेन हेडिंग याद कर लीजिए, कीवर्ड याद कर लीजिए, मतलब मजा आ गया। तो ओनर, ओनर मतलब बिजनेस का मालिक। उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए उसको चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मैं सही तरीके से अपना प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा। मैं 10 करोड़ रुपए अर्न कर रहा हूं, बड़ा खुश हूं, 10 करोड़, लेकिन हो सकता है मेरी एबिलिटी 15 करोड़ की हो सकता है मेरी एबिलिटी 25 करोड़ की हो और मैं 10 करोड़ कमा के खुश हो रहा हूं। जैसे मैंने देखा अभी 2-4 दिन पहले जैसे वीडियो से कि TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के रिजल्ट आए, उसके अंदर प्रॉफिट बहुत सारा आया, लेकिन मार्केट को या लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी, यानी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट अर्न कम किए। प्रॉफिट तो किए और ढेर सारे किए, थैला भर के किए, लेकिन उनकी एबिलिटी जो थी वो प्रॉफिट अर्न करने की वो बहुत ज़्यादा थी। मार्केट को पसंद नहीं आया, शेयर के प्राइस डाउन आ गई। बात समझ में आई? तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है हाउ मच यू आर एबल टू अर्न द प्रॉफिट्स, हाउ मच यू आर एबल टू अर्न द प्रॉफिट्स। आप 90 ला सकते हैं। जैसे कई बार बच्चों के रिपोर्ट कार्ड होते हैं ना, रिजल्ट के बाद बहुत सारे टीचर लिखते हैं कैन डू बेटर, कैन डू बेटर। उसका मतलब यही है कि आप 90 भी ला सकते हैं, 95 भी ला सकते हैं, बेशक आप 70 ला रहे हैं, कैन डू बेटर। तो दैट इज एबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। और वो फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को जानना चाहते हैं कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और कितना पैसा मैंने लोगों का देना है, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है। अगर मैं लोन लेने जाऊंगा तो मेरे को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं मेरा बिजनेस डूब तो नहीं जाएगा, कहीं मैं बेकार काम तो नहीं कर रहा। यानी कहने का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। मैनेजमेंट मतलब मैनेजर्स जो आजकल IIM करते हैं, मैनेजर्स बनते हैं बड़े बड़े, उनको क्या करना है? उनको वेरियस डिसीजन लेने होते हैं, कहाँ से सामान खरीदें, कहाँ ना खरीदें, क्या कॉस्ट लेनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कहाँ बेचें, कहाँ ऐड करें, ये बहुत सारे डिसीजन उनको लेने होते हैं। और ये डिसीजन लेने में अकाउंट बहुत फ़ायदा करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत फ़ायदा करती है मैनेजमेंट की। ठीक है, किससे ट्रेड करें, किससे ट्रेड ना करें, किसके साथ डील करें या ना करें। ये तो हो गए हमारे इंटरनल यूजर्स, क्योंकि इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र में देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल में पहले बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ कि आज से कई साल पहले हम सोचते थे, हम क्या बुक में भी लिखा होता था, इंटरनल यूज़र मतलब जो पार्ट ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल यूज़र मतलब जो कंपनी के बाहर के लोग हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ मेन मतलब क्या होता है। इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फायदा उठा रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कंपनी को ग्रो करने के लिए। ये देखिए डिसीजन ले रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी को ग्रो करने के लिए
जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फायदा उठा रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, जो कंपनी ने अपॉइंट किए हैं कि तुम इंफॉर्मेशन निकालो और हमको बताओ, कंपनी को बताओ, ताकि कंपनी ग्रो करे। और जो अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए मेरा फायदा होगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। जो मेरा फायदा होगा, मैं कंपनी से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो अपना स्वार्थ के लिए, मैं अपने स्वार्थ के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। समझ में आ गई बात आज? इंटरनल यूजर वो जो कंपनी के स्वार्थ के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को फायदा उठा रहे हैं, और एक्सटर्नल यूजर वो हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कंपनी का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फायदा उठा रहे हैं। तो उसमें एम्प्लॉइज अपने स्वार्थ के लिए, उसका स्वार्थ क्या है? उसका स्वार्थ है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस चाहिए, सैलरी चाहिए, हर साल मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, बोनस भी मेरे को मिलना चाहिए, बोनस मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट भी मेरे को मिले, हर साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो प्रॉफिट मेरे को मिले, बोनस चाहिए, सैलरी चाहिए। और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या लेंडर्स, वो लोग जो हमारे को लोन देते हैं, ऐसे दे देते हैं, हमारा नाम कोई विजय माल्या है, हमारा नाम कोई नीरव मोदी है कि हमारे को लोन ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं भाई, जूते रगड़ने पड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, बैंक वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले, लेंडर्स कब आपको लोन देंगे? जब वो देखेंगे कि उनका सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ लोन हो, उनका पैसा, उनका लोन का अमाउंट सेफ रहे, और जब आपने प्रॉमिस किया है 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आप वापस कर देंगे, तो वो वापस कर दो, रिकवरी ऑफ लोन। और सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, उनको टाइम पे रेगुलर इंटरेस्ट चाहिए, रेगुलर इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं वो लोग। फिर है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, प्रेजेंट इन्वेस्टर। और पोटेंशियल वो होते हैं जो सोच रहे हैं कि आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। एक इन्वेस्टर वो जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर वो जो कि आपकी कंपनी में सोच रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अरे भाई, मैं कहीं अगर पैसा लगाऊंगा, 1 लाख रुपया लगाऊंगा, तो मैं सोचूंगा कि वो 90 हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, वो बढ़ जाए, ग्रोथ ऑफ द मनी। तो वो चाहते हैं सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और अर्निंग कैपेसिटी तो देखेंगे, क्योंकि जब वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको पैसा अपना बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, अर्निंग कैपेसिटी होगी तभी तो पैसा बढ़ेगा। इसके बाद क्रेडिटर, वो लोग जो आपको गुड्स उधार देते हैं, सामान उधार देते हैं, तो वो आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को देख के देंगे कि आप पैसे वापस करने लायक भी हैं। ऐसा तो नहीं कि गुड्स लेके भाग जाओगे, तो पैसा वापस करने की आप स्थिति में है या नहीं है, फाइनेंशियल साउंडनेस बोलते हैं। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट मतलब टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट में टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट में जीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट में इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो सारा क्या करते हैं, आपको टैक्स कैलकुलेशन, मतलब आप सही टैक्स दे रहे हो नहीं दे रहे, आप अपनी इनकम सही दिखा रहे नहीं दिखा रहे, और आपकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेंगे। कहीं आप ऐसी मेल प्रैक्टिसेस में तो नहीं लगे हुए कि जो आप गलत काम में तो नहीं लगे हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन बिना बिलिंग के तो नहीं कर रहे। ये सारे लोग आपके पीछे लगे रहते हैं, आपकी कंपनी के पीछे लगे रहते हैं कि जी सही टैक्स कैलकुलेशन और आपकी एक्टिविटी रेगुलेट होती है। रिसर्चर्स वो लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी लोकेलिटी के बारे में, कि ये बिजनेस स्मॉल स्केल है, ये बिजनेस लार्ज स्केल है, ये बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इसको आप, जैसे शेयर मार्केट में ना अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं, टाइप ए, टाइप बी, ब्लू चिप, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। जैसे एक निफ्टी होता है, वो मैं शेयर्स के ऊपर एक पूरी क्लास दूंगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से। तो उसमें होता है निफ्टी, निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, हर एरिया से लगभग 2-3 कंपनियां उठा ली गई हैं, हर एरिया से। जैसे एक हो गया खाने पीने का सेक्टर, एक हो गया ऑयल कंपनीज, एक हो गया हमारा टेलीकॉम सेक्टर, उससे 2-3 कंपनियां उठा ली गई हैं। तो वो 2-3 कंपनियां कब उठाई जाएंगी, उनकी कैपिटल का शेयर क्या होगा मार्केट में, ये सब रिसर्चर्स रिसर्च करते रहते हैं। कंज्यूमर अकाउंटिंग कंट्रोल रखते हैं ताकि उनको पता रहे कि कहीं ये ज़्यादा पैसे तो चार्ज नहीं कर रहे, कहीं ज़्यादा पैसे तो चार्ज नहीं कर रहे, तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं, वो हाय कर सकते हैं, हाय ये मतलब प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि देखिए ये ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे से चार्ज कर रहे हैं। पब्लिक या सोसाइटी, मतलब ये पब्लिक या सोसाइटी ये देखती है कि भी जो बिजनेस है वो सोसाइटी के फेवर में भी कुछ कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे कंपनीज एक्ट में एक क्लॉज है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है, सुनने वाली बात है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है उसका 2%, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% CSR पे खर्च करना होता है। CSR 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट CSR पे खर्च करना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना होता है 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट। इसलिए लोग ये दान धर्म करते हैं, हमको लगता है दान धर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में
वो अपने नेट प्रॉफिट का 2% सोसाइटी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो सोसाइटी देखती रहती है भाई ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमारे ऊपर खर्च कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारे इनके स्वार्थ हैं, हर एक का स्वार्थ है, हर एक का स्वार्थ है अपने अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाने का। आगे हम चलते हैं। अब अभी तक हम बहुत अच्छाइयाँ कर चुके हैं, अभी तक हमने बहुत अच्छाइयाँ करी हैं किसकी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, अकाउंट्स की बहुत अच्छाइयाँ करी हैं। आज हम थोड़ी सी इसकी बुराइयाँ भी करेंगे जिसको कि बोलते हैं लिमिटेशन। क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में देखिए सबसे पहले है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, लिमिटेशंस। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। दूसरा है इग्नोर्स इन्फ्लेशन फैक्टर, इग्नोर्स इन्फ्लेशन फैक्टर। तीसरा है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। चौथा है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। और लास्ट है अनस्यूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो ये मेनली 5 तरह की हमारी लिमिटेशन मैंने अभी लिखी हैं, और भी बनाई जा सकती है। जैसे कहते हैं ना कमी निकालने पर आओ तो क्या कमी नहीं निकाल सकते, जिस मर्जी में कमी निकाल लेते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट का मतलब होता है, देखिए बेटा अकाउंट्स के अंदर ना हर चीज़ के कई कई मेथड होते हैं। तो जो एक अकाउंटेंट होता है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसकी जो सोच है, उसका जो दिमाग है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने अकाउंट्स को बनाते समय। बात आई समझ में कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है घिसावट। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो हमारे पास 2 मेथड हैं इसके, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें डेप्रीशिएशन हर साल सेम लगता है, 10,000 10,000 10,000 10,000। इसमें डेप्रीशिएशन कम होता रहता है, जैसे पहले साल 10,000, फिर 9,000, फिर 8,000, इस तरह से। अब ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, वैसे तो 5-7 मेथड होते हैं डेप्रीशिएशन के। 11th क्लास में खैर 2 ही है, लेकिन ये ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं। तो एक अकाउंटेंट स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करता है अपने अकाउंट्स, एक करता है डिमिनिशिंग बैलेंस से अपने अकाउंट्स बनाता है। तो नेचुरली दोनों के अकाउंट्स में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? यानी कहने का मतलब अकाउंट्स के अंदर अपनी पर्सनल जजमेंट बहुत कुछ मैटर करती है कि आपने क्या सोचा और उसी हिसाब से आपने अकाउंट बना लिया। ये तो एक मेथड मैंने आपको बताया कि 2 मेथड हैं, एक अकाउंटेंट ने स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, एक अकाउंटेंट ने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो किया। तो दोनों के अकाउंट्स में डिफरेंस आ जाएगा, दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाएगा, दोनों के टैक्स सिस्टम में डिफरेंस आ जाएगा, दोनों के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस आ गया डिफरेंस। तो वो क्यों आया? पर्सनल जजमेंट, अपनी सोच वो लोग शामिल कर लेते हैं। इग्नोर्स इन्फ्लेशन फैक्टर। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आपको मालूम है धीरे धीरे सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। आज से कुछ साल पहले गोल्ड जितने का था उससे हो सकता है डबल हो गया। फ़ोन जो है वो जो आते थे उससे महंगे होते चले जाते हैं। हर चीज़ धीरे 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 जब हम खरीदने जाते हैं, अरे यार चीनी तो कल 38 रुपये की थी, अब 2 महीने बाद जो है हम गए तो देखा 40 रुपये की हो गई। हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे उसको इग्नोर करते हैं। जैसे हमने कोई एसेट परचेज़ की, हमने कोई एसेट परचेज़ की 2016 में और उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपये। हम हर साल क्या करेंगे? बस डेप्रीशिएशन माइनस करते रहेंगे।
2017 में कितने की होगी? 90,000 रुपये की। फिर 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 2018 में कितने की आ गई? 80,000 रुपये की। हमारे को इससे कोई मतलब नहीं कि मार्केट में वो कितने की चल रही है, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं कि वो मार्केट में कितने की चल रही है ना। तो हम क्या करते हैं? बस हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते हैं, बिल्कुल घोड़े की तरह से सामने देखते रहते हैं। हम हर साल क्या करते हैं? सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते हैं। बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब हमने महंगाई को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि आज 2018 में हो सकता है ये मशीनरी 1 लाख से महंगी हो गई हो। जब चीज़ें महंगी हो रही है तो मशीनरी को क्यों ऐसे है? क्या मशीनरी की स्पेलिंग में कुछ दोष है? कोई दोष नहीं है मशीनरी की स्पेलिंग में, तो वो भी तो महंगी हो सकती है। तो हो सकता है कि मार्केट में आज वो 1 लाख की जगह 1,20,000 की आ रही हो, तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब मशीनरी 80 की थोड़ी होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई चीज़ें महंगी हो रही हैं तो मशीनरी, फर्नीचर, हर चीज़ महंगा हो रहा है, लेकिन हम अपनी बुक्स में महंगाई नहीं दिखाते। हम अपनी बुक्स में क्या दिखाते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या थी और उसको हर साल कितना कितना डेप्रिसिएशन लगाना है। हम हमेशा कंपेयर नहीं करते रहते कि आज उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। तो हमने इन्फ्लेशन फैक्टर, महंगाई को इग्नोर कर दिया। चीज़ें महंगी हो रही हैं पर हमारी बुक्स में महंगी नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए इसको अकाउंट को कई बार ये भी बोलते हैं, इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। भाई जब आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखा रहे तो हाउ इट इज पॉसिबल कि ये फुल्ली एग्जैक्ट है। तीसरा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब वी ओनली कंसीडर मोनेटरी ट्रांजैक्शंस। मोनेटरी, पैसा, बाप बनाना भैया, बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया। और ये सच्चाई भी है। मान लो एक स्टूडेंट ने बहुत ही बढ़िया टेस्ट किया, मैंने कहा शाबाश बेटा। अब उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि शाबाश दिया सर ने कि मेरे को टेस्ट, और पूरी क्लास में उसका नाम हो गया, लेकिन मैंने कोई पैसे दिए नहीं, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। एक हमारा असिस्टेंट मैनेजर था, हमने उसके काम से खुश होकर हमने उसको क्या बना दिया? मैनेजर बना दिया। मैनेजर बना दिया, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई। बढ़िया हूँ ना? सैलरी नहीं बढ़ाई। तो वो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि सर ने मेरे को असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना दिया, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी, तो अकाउंट्स में कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हम इग्नोर करते हैं। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपने अकाउंट्स को बढ़ा और चढ़ाकर प्रेजेंट करना, ताकि मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सकें। क्योंकि विंडो का मतलब होता है खिड़की, ड्रेसिंग मतलब उसको सजाना। जैसे हम मॉल में जाते हैं तो हर आउटलेट में जाने की कोशिश नहीं करते, हम घूम रहे हैं तो देखते हैं बाहर शीशे में किसकी दुकान के बाहर अच्छी ड्रेसेस लगी हुई हैं, अच्छे शूज़ लगे हुए हैं, सारी चीज़ें अच्छी लगी हुई हैं, जिसकी हमारे को अच्छा लगता है कि अरे यार बहुत क्या मज़ा आ गया, क्या ड्रेसेस लगी हुई हैं, तो हम कोशिश करते हैं अंदर जाएं, चाहे खरीदना ना हो, लेकिन फिर भी हम जाके एक बार देखना चाहते हैं यार जिसकी विंडो इतनी अच्छी है तो उसकी और दुकान के अंदर कितना सामान होगा। लेकिन अंदर जाके पता चलता है अरे यार ये तो बस विंडो में लगा रखा था, अंदर तो कुछ सामान ही नहीं, और इतना महंगा 10,000 की चीज़ वो 20,000 में बेच रहा है, मैं क्यों खरीदूं भाई। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपनी विंडो को, अपने कंपनी को इतना बड़ा चढ़ाकर पॉलिश करके पेश करना कि हर आता जाता उसमें सोचे पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब जो भी है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, बहुत की जाती है अकाउंट्स के अंदर, ध्यान रखना अकाउंट्स के अंदर विंडो ड्रेसिंग। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्लानिंग, भविष्य में क्या करना है, तो वो अकाउंट्स नहीं बताएगा आपको। अकाउंट सिर्फ ये बताएगा व्हाट यू आर हैविंग इन द प्रेजेंट, आपके पास अभी फिलहाल क्या है। अभी आपके जो मैनेजर्स हैं, जो IIM से और इतनी बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट के कोर्सेज करके आए हुए हैं, उनको वहाँ सिखाया जाता है फोरकास्टिंग। उनका काम क्या होता है? इंटर्नशिप करना। उनका काम क्या होता है? प्रोजेक्ट 1 बनाना। उनको बिल्कुल ट्रेंड कर दिया जाता है कि अपनी कंपनी को ग्रो कैसे करें, उसके लिए प्लानिंग कैसे करें, उसके लिए कैसे फोरकास्ट करें। तो अकाउंट्स नहीं सिखाएगा कि फोरकास्ट करना है, वो आपको अपने आप सीखना होगा मैनेजमेंट का कोर्स करके। तो ये 5 तरह की लिमिटेशन आ गई। अच्छी तरह से इनके की वर्ड जो मैं लिखवा रहा हूँ उनको आपने याद कर लेना है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है रिलायबिलिटी। देखिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले आता है रिलायबिलिटी।
रिलायबिलिटी। अब ये क्यों रिलायबिलिटी होती है मैं बताऊंगा अभी इसको, लेकिन इसलिए होती है कि ये फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है, और प्रूफ्स बेस्ड होती है। दूसरा है रेलेवेंस। अननेसेसरी या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्योंकि इसके फिक्स रूल्स मेथड्स हैं, तो हम इसको आसानी से इसको समझ सकते हैं। कंपेरेबिलिटी, कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए हम इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये चार जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना आपने। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद आदमी। जैसे आजकल विराट कोहली भरोसेमंद नहीं है ना, लेकिन आज से 2-3 साल पहले जब भी वो आता तो अरे यार ये तो 50, 60, 70, 80, 100 रन तो मार के जाएगा। इतना रिलायबल था, मतलब इतना भरोसा हम उसके ऊपर करते थे। तो ऐसे अकाउंट्स को भी हम रिलायबल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अकाउंट्स के अंदर एवरीथिंग जो भी होगा वो प्रूफ बेस्ड होगा। अगर मैं एक फर्नीचर खरीद के लाया और मैं फर्नीचर की एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो रिकॉर्ड करने से पहले मेरे को उसका बिल जहाँ से मैं खरीद के लाया वो भी अटैच करना पड़ेगा। आप बर्गर की दुकान पे जाते हैं, मैकडी के पास जाते हैं, तो आप देखते हैं एक बर्गर लेंगे तो भी आपको एक बिल मिलता है ना। तो दैट इज़ प्रूफ बहुत तरह के होते हैं। आगे हम चैप्टर जाके अभी आएगा एक सोर्स डॉक्यूमेंट का चैप्टर, उसमें जाके पढ़ेंगे। तो हर चीज़ प्रूफ बेस्ड है, और जब हर चीज़ प्रूफ बेस्ड है मतलब वो बायस्ड, मतलब धोखे वाली हो ही नहीं सकती। बायस का मतलब उसके अंदर कुछ धोखा है ही नहीं, और जब धोखा नहीं है तो हम उसके ऊपर रिलायबल कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, उसको भरोसे में ले सकते हैं। अब दूसरा है रेलेवेंस का मतलब होता है इररेलेवेंट कोई बात नहीं होती, बेतुकी बात नहीं होती, बिना लॉजिक के कोई बात नहीं होती। जो बात होती है वो बिल्कुल सही होती है। और आप ये देखिए ना कि मैंने अभी इतने सारे लोग बताए जो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ओनर था, मैनेजमेंट था, एम्प्लॉइज था, इतने सारे लोग अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो इररेलेवेंट कैसे हो सकती है? मतलब एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ कैसे बना सकती है? वैसे हो सकता है ऐसे। एकदम मेरे को एक बात याद आई, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। एक बार मैं रेड लाइट पर खड़ा था, भीख नहीं मांग रहा था, रेड लाइट पर खड़ा था, मतलब मैं गाड़ी के अंदर था, तो एक बच्चा आया न्यूज़पेपर बेच रहा था। अरे एक छोटे से बच्चे ने 50 लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अभी टाइम था, मैंने कहा एक बार देखता हूँ न्यूज़पेपर, ऐसा कौन सा छोटा बच्चा आ गया जिसने 50 लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मैं भी ट्रिक सीख लेता हूँ, मैं भी कुछ बेवकूफ़ बनाने लगूंगा। तो मैंने जैसे ही अखबार ले लिया। अब उसके बाद बच्चा फिर आगे चला गया और बोलता जा रहा है, एक छोटे से बच्चे ने 51 लोगों को बेवकूफ़ बनाया। बात समझ गए? 51वां मैं था। तो कहने का मतलब वो बच्चा इररेलेवेंट, इलॉजिकल बात करके मेरे को फंसा गया। तो लेकिन अकाउंट ऐसा नहीं करता है, अकाउंट बिल्कुल रेलेवेंट यानी कि लॉजिक वाली बात करता है, इसलिए इतने सारे लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपको जैसे जैसे अकाउंट्स बढ़ेगा तो आप देखना कि हर चीज़ के एक मेथड्स हैं, हर चीज़ के रूल्स हैं। उसी रूल के हिसाब से हम लोग अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे, चाहे वो केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उधर आसाम हो, चाहे इधर जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई भी हमारा स्टेट हो, इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट हो, सब में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम होती है, रूल्स जो हैं वो सेम होते हैं। बात आ रही समझ मेरी? सबके अंदर सेम होते हैं बातें। तो जब सबके अंदर बात वो जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स है सेम है, तो हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं दिल्ली से सीए बना, अब मैं केरल जाके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बेशक वहाँ पे इल्ले पिल्ले होगा, लेकिन फिर भी अकाउंट्स में वही होगा, जनरल लेजर ये वाला। ठीक है जी, तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
और कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं, इसलिए कंपेयर किया जा सकता है। रिलायंस कंपनी को टाटा से, टाटा कंपनी को एयरटेल से, एयरटेल कंपनी को, मतलब जब सभी कंपनियां सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉलो कर रही हैं तो हम उनको कंपेयर भी और आसानी से कर सकते हैं। ये कंपेयर जो है एक तो इंट्रा फर्म होता है और एक इंटर फर्म होता है। इंटर फर्म का मतलब होता है एक फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर करना, टाटा को रिलायंस से कंपेयर करना। जैसे इंटर स्कूल होता है ना, एक स्कूल दूसरे स्कूल से बढ़ रहा है तो इंटर स्कूल का मतलब इंटर फर्म होता है, तो इंटर फर्म कंपैरिजन किया जा सकता है। इंट्रा फर्म का मतलब होता है एक ही फर्म, टाटा कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है या अलग अलग कंपनीज को कंपेयर किया जा रहा है, या जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेल्स से, सेल्स को फाइनेंस से, फाइनेंस को एचआर से, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट को, एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल है, बात समझ गए। सबसे पहले ये धोखे वाली नहीं होती क्योंकि हर चीज़ प्रूफ के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल। रेलेवेंस मतलब ये एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों का स्वार्थ सिद्ध करती है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती उस बच्चे की तरह से, इसलिए ये रेलेवेंट बातें करती है, लॉजिकल बातें करती है। अंडरस्टैंड करना आसान है क्योंकि सबके अलग अलग मेथड्स हैं, रूल्स हैं जो ICAI ने बनाए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, और जब कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं तो हम आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं। वो इंटर फर्म और इंट्रा फर्म भी होता है, ठीक है जी। तो ये बड़े वाली बेसिक थ्योरी आपको मैंने समझा दी है। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इंस्टा पे भी मेरा पेज है करियर एंड मोटिवेशन के नाम से भी, और न्यूटन कॉलेज 1991, मेरे 2 चैनल हैं। न्यूटन कॉलेज 1991 वो करियर और मोटिवेशन के लिए है, न्यूटन कॉलेज 1991 वो करियर और मोटिवेशन के लिए है। बहुत सारी मैंने उसके अंदर वीडियोस डाली हुई हैं अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड और कैसे अपना करियर चूज़ करें उसके रिलेटेड। और न्यूटन गुरु 1991 जो अभी आप फिलहाल देख रहे हैं ये हमारी एजुकेशन रिलेटेड के लिए, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, टेक।